नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में हिंदी की इस क्लास में। हिंदी में यदि देखें तो आज हम उपसर्ग को लेकर आए हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने देखे कि ये जो दो एक तरीके से देखे जाए विषय हैं, इन पर प्रश्न अक्सर आते हैं, क्योंकि उपसर्ग से और प्रत्यय से दोनों से ही शब्दों का निर्माण होता है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उपसर्ग जो चैप्टर है वो शब्दों के निर्माण के लिए काफी उपयोग में आता है, क्योंकि यदि शब्दों में हम चाहे उसके आगे हो या पीछे हो कुछ अलग शब्द लगा देते हैं तो शब्द अपने आप में पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से उपसर्ग, जिसको अपन इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, उसकी क्लास पर आज अपन चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उनको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो उनका ये है कि उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा कि 15 तारीख से जो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं उसका एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे। यदि 15 तारीख को आपका एग्जाम है तो कोई समस्या नहीं है। 15 के बाद यदि आपका एग्जाम है तो एक उचित रणनीति के लिए आपके पास में प्रश्नों का काफी सारा संग्रह होगा। आप अपने मन से एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन बिना लेट किए हुए उपसर्ग को समझते हैं। उपसर्ग की कहानी शुरू होती है शब्दों से, यानी शब्दों के निर्माण से। तभी तो हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो है क्या, शब्द रचना को पहले समझते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण वाले टॉपिक को अपन पहले करा चुके हैं। आज अपन चर्चा कर रहे हैं वर्णों के सार्थक रूप को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखें तो शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद। एक होता है ऋण शब्द, एक होता है योग ऋण शब्द। कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको सबसे पहले अपन समझते हैं। एक होता है ऋण शब्द, जैसा जो मूल शब्द जिसको हम कह सकते हैं। एक होता है यौगिक और एक होता है योग ऋण। योग ऋण। ऋण का मतलब होता है जो मूल रूप से वही के वही शब्द थे। कैसे? जो आपने संधियों में देखे, जब संधियों को हम दो भागों में बांटते हैं, जब हम दो भागों में बांटते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें जो दो शब्द हो गए वही ऋण शब्द कहलाते हैं। जब उनको हम जोड़ देते हैं तो वो यौगिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है योग ऋण का अर्थ। योग ऋण दरअसल अर्थ की दृष्टि से ऋण होते हैं और रचना की दृष्टि से ये यौगिक होते हैं, इसीलिए इनको योग ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग ऋण। क्या बोल रहा है वो? उसने बोला है कि योग ऋण जो होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से देखें तो ऋण होंगे, यानी पुराने होंगे। लेकिन यदि हम उनके लिए, मतलब अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें, अब यदि रचना की दृष्टि से देखें तो यौगिक और योग ऋण एक तरीके से समान ही होते हैं। ऋण के हम खंड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला देवी, तो यदि मैंने बोला देवी, इंद्र, इनके हम खंड खंड नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक के और योग ऋण के खंड हो सकते हैं, है ना। अब यौगिक शब्दों की रचना भी तीन प्रकार से होगी। जो बीच वाले होते हैं ना, इनकी रचना तीन प्रकार से होती है। एक उपसर्ग से होती है, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा होती है दोस्तों प्रत्यय से। किससे होती है? प्रत्यय से। किससे होगी? प्रत्यय से। और तीसरा हो जाती है समास से। समास वाले टॉपिक को अपन पहले कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज उपसर्ग का नंबर है, कल अपन प्रत्यय को देखेंगे। क्लियर? तो ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आई। हमने यहां से क्या क्या समझा, फिर से समझ लेते हैं। हमने यहां से समझा कि अगर देखा जाए तो एक होता है मूल शब्द जिसको हम रूढ़ कहते हैं, एक होता है यौगिक, दूसरे और तीसरे होते हैं योग रूढ़, है ना। इन तीन में से जो यौगिक शब्द होते हैं वो प्रायः किस किस प्रकार से बनेंगे? यदि ये रूढ़ जो शब्द होगा वो परिवर्तित नहीं होता, पहली बात। यौगिक जो होंगे उनमें दो शब्द हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इन्हीं यौगिक शब्दों में यदि देखा जाए तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तीन चीजों से शब्द बनते हैं। अपन ने समास को पहले कर लिया है, उपसर्ग और प्रत्यय की बारी आ गई है। तो उपसर्ग को आज हम कर रहे हैं। तो ये वाली बातें तो अपन को समझ में आई। अब अपन एक एक उठाते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उपसर्ग की ही बात करेंगे। उपसर्ग में यदि हम इन दो शब्दों को तोड़ें, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, उप का मतलब होगा समीप यानी निकट, और सर्ग का मतलब सृष्टि करना। इसका अर्थ है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बन जाना। क्या हो जाता है? नया शब्द बन जाना, वही उपसर्ग कहलाता है। नॉर्मल देखा जाए तो हार का, यदि हार जो शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पराजय। परंतु इसी के आगे कुछ अलग जोड़ देने पर, अब यहां से समझना, जैसे कि हार है, इसको हम क्या बोलते हैं? पराजय, यानी हार जाना। यही तो बोलते हैं हार को। पर अब देखना, इसी हार में कुछ शब्द ऐसे लग जाएंगे कि इसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा।
यदि हार में मैं प्रा जोड़ दूं तो क्या हो जाता है? प्रहार। क्या हो जाएगा? प्रहार। जिसका मतलब क्या हो जाता है? चोट करना। चोट करना। अब इसी हार में देखिएगा आप, मान लीजिए मैं इसी हार में आ जोड़ देता हूं तो क्या होगा? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अब देखिए, यदि इसी हार में हम वी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? विहार। विहार मूलतः किसको कहते हैं? ऐसी जगह जहां घूमते हैं, जहां मंदिर वगैरह होते हैं। तो आपने देखा कि इसी हार में हमने तीन चीजें लगा दी। जैसे लगा दिया प्रा, फिर हमने लगा दिया आ, और हमने फिर लगा दिया वी। यही जो होते हैं दोस्तों, यही उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहलाते हैं। इसी उपसर्ग की हमको बात करनी है। प्रत्यय इसी प्रकार होते हैं, बस शब्द ये होगा कि वह शब्द के अंत में लगेंगे और वो अलग होते हैं। लगने का तरीका यही होता है, कुछ नियम काम करते हैं, कुछ नियम काम नहीं करते। क्लियर? चलिए अब अपन उठाते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के जो होते हैं उपसर्ग, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला दें, वही उपसर्ग कहलाते हैं। इसी को मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की यदि हम संख्या देखें या उनके भागों की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में है। सबसे पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, बिल्कुल एकदम जो मूल शब्द वाले होते हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग आएंगे, उर्दू और फारसी के उपसर्ग आएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग आएंगे, और लास्ट में उपसर्ग के समान प्रस्तुत होने वाले संस्कृत के कुछ अवयव आएंगे। उपसर्ग के समान प्रस्तुत होने वाले संस्कृत के अवयव आएंगे। पांचवा जो है वह है उपसर्ग के समान प्रस्तुत होने वाले संस्कृत के अवयव। इस टॉपिक को अपन लास्ट में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। किसके देखते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। चलिए, यदि दोस्तों मैं बात करूं इनकी संख्या की, तो संख्या को लेकर उपसर्ग और प्रत्यय में, खास तौर पर उपसर्ग में, दो से प्रश्न पूछा जाता है, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या देखिए, इन दो को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये और ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न आ जाता है संख्या के तौर पर, सिर्फ इन दो से ही आता है, ये भी याद रखिए, सिर्फ इन दो से ही आता है। चलिए अब अपन चलते हैं और प्रत्येक को देखते हैं, फिर बाद में गिनेंगे कितने हैं, फिर उसका आंसर अपन देंगे। सबसे पहले आता है अति। अति बराबर क्या होता है? पहले तो अर्थ देख लें, अर्थ से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अति का मतलब होता है अधिक। क्या होता है दोस्तों? अधिक। तो इससे जो उपसर्ग बनेगा कौन कौन से बन जाएंगे? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, सभी में है। यदि आप अत्यधिक को, अब ये देखिए अत्याधिक, ये शब्द क्या है? सही है या गलत है बताइए? ये एकदम से गलत शब्द है दोस्तों। ये यहीं इसलिए रखा गया था ताकि आप इसकी गलती को पकड़ सकें, क्योंकि मैंने इस पे काफी जोर दिया है। देखिए ये गलत है। चलिए अब मैं यहां से इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कि ये गलत क्यों है। दरअसल आप लोग याद करिए, जब मैं संधि आपको बता रहा था तो संधि में नियम के अनुसार यण संधि में, काय में, यण संधि में अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, हमने क्या देखा था कि ई का या हो रहा था और ता आधा हो रहा था, तो कर दीजिए। आ हमने यहां रखा, आधा ता यहां पे रख दिया, ई की जगह या बना दिया। ठीक है, ये जो आ है ये इसमें पूरा का पूरा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हो। लास्ट में हमने लिख दिया अधिक, क्या हो गया? अत्यधिक। पर यहां तो ये अत्याधिक लिख रहे हैं, तो ये गलत है, याद रखिए यहाँ पे आ का डंडा नहीं है। ये आपको बताने के लिए यहाँ पर अत्यधिक इस तरीके से लिखा गया था। यहाँ पर शुरुआत में क्या निकल कर आया है दोस्तों? अति। तो अति यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग। इसी प्रकार अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अति का मतलब क्या हो गया? अधिक, और अंत अत्यंत। क्लियर? अतिरिक्त, अति का मतलब अधिक, रिक्त यानी जो रिक्त होगा, तो अति यानी अधिक या और रिक्त, तो यहां भी अति हो गया। तो अति 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 ये सब क्या होगा एक तरीके से देखे जाए तो संस्कृत में अति के उपसर्ग। प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार से होती है? प्रश्न की प्रकृति होती है दोस्तों, वो पूछेगा आपसे कि भैया इसमें से उपसर्ग किसमें है,
उपसर्ग को आप लोगों को देख लेना है कि किसमें, तो ये उपसर्ग हैं, ये जो इस तरफ पे लिखे हैं, इस तरफ का मेरा मतलब है यदि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा है वो उपसर्ग है, सीधे हाथ की तरफ उनका अर्थ लिखा है वो पूरा बताया गया है। तो अति एक उपसर्ग है जिससे इतने सारे शब्द बने हैं, इन्हीं से प्रश्न आ जाते हैं। चलिए और देखें अपन उदाहरण के तौर पर और देखते हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इसके अलावा अति के आप लोगों के मन में भी होंगे एक आध, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और बताता हूं मैं आपको, अतिशय, 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 ये भी इसी का उदाहरण है। अब यहां से दो तीन चीजें हमको समझ में आई, उनको सीख लें। अत्यधिक, अत्यंत, इन दोनों में यण स्वर संधि है, पहली चीज। क्लियर। चलिए बाकी अति इसमें उपसर्ग है क्योंकि आगे लगा हुआ है। अब अधिक में यदि मैं और कोई सा शब्द लगा दूं, और कोई सा शब्द लगा दूं तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से ज्यादा, है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। अब देखिए अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ये दूसरे वाले उपसर्ग की चर्चा चल रही है, इसका मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे कौन कौन से बनते हैं, अधिकार, देखिएगा, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। एक बात और याद रख लेना दोस्तों कि इनमें जो शब्दों की रचना होती है उनमें कोई विशेष नियम प्रयोग में नहीं लाते, जैसे कि संधि में होती है, संधि में तो चाहिए भैया नियम, पर इसमें विशेष नियम कोई नहीं लगते। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे, परा का मतलब क्या होता है, उल्टा या पीछे, तब क्या होगा, पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन जो संस्कृत के कुछ और उपसर्ग हैं उन पर और विशेष चर्चा कर ली जाए। जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा अनु, अनु, सुन रखा होगा अनु। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या समान, तब क्या होगा, अनुचर, है ना, अनुचर। एक और होता है अनुकरण, अनुकरण। और क्या होता है, अनुसार, अनुसार। और अनुशासन, अनुशासन। और आप लोग बताइए एक आध। चलिए एक मैं और लिखता हूं। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा अप, अप का अर्थ होता है दोस्तों बुरा, इसका मैं एक लिखता हूं, बाकी आप लोग बताइए। जैसे अपयश, अब आप लोग बताइए। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा दोस्तों दुर, देखिए अब अप के अपन देखते हैं, अपमान, आ गया याद, अपमान। और अपकार, अपकार। क्लियर। चलिए ये तो अपन समझ गए कि भैया हाँ ये उपसर्ग हैं। अब इनकी हम संख्या देखते हैं और प्रत्येक उपसर्ग की बात करते हैं, और आप लोग अपने घर पर उन उपसर्गों को बनाने का प्रयास करिएगा। याद रखिएगा ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, किसके हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। मैं आपको उपसर्ग बता देता हूं पांच, और ये उदाहरण के तौर पर है, पांच की आप लोग बनाइएगा अपने घर पर, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है। टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 21, ये याद रखिए, 21 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, इस संख्या को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब मैं बता देता हूं आपके लिए। अब है ये
बड़ा आ, उत, फिर आ जाता है उप, नी, परा। क्लियर? एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः हैं। छः की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इनके शब्द ढूंढिएगा, है ना। ये मैंने इसलिए ढूंढने को कहा है, एक एक शब्द मैं आप लोगों के लिए फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब है, क्या है? अब। तो अब का यदि हम देखें तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ढूंढिएगा। अब का एक है अवगुण, अवगुण। अब का क्या है? अवगुण। बड़े आ की यदि हम बात करें तो आजीवन, आजीवन, आजीवन। उत की यदि हम बात करें तो क्या हो जाता है? उद्गम, उद्गम। अब यदि हम उप की बात करें तो उप का क्या हो जाता है? उपदेश, उपदेश हो जाता है। नी की यदि हम बात करें तो क्या होगा? निवारण, निवारण। और परा की यदि हम बात करें तो परा का जैसे पराजय हो गया। परा का तो चलो हो गया, तो चुप, चलो परा को आप छोड़ दीजिए। परा का अपन लोगों ने ऊपर कर लिया था। परा के अलावा कोई दूसरा देख लेते हैं। परी देख लीजिए, परी, परी। परी का क्या हो जाता है? परिजन, परिजन। अब बाकी जो हैं उनके जो उदाहरण हैं वो लोग आप लोग देखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके लोगों के लिए कितने भी यहाँ उदाहरण बता दूँ वो ऐसे याद नहीं होंगे। याद होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप स्वयं उनके जो शब्द हैं उनको ढूंढें और उन शब्दों का आप निश्चित रूप से रोज प्रयोग करते हैं। उपसर्ग में जानने के लिए क्या है कि उपसर्ग आगे लगता कैसे है, कितने उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्ग आपको याद होने चाहिए और उसके बाद उनके उदाहरण। तो ये जो मैंने आपको दिए हैं इनमें आप लोग खुद अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा कि अब से कौन कौन से आते हैं, बड़े आ से कौन कौन से आते हैं, उत से कौन कौन आते हैं, उप से कौन कौन से आते हैं। कहाँ कन्फ्यूजन होगा अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए अब अपन आते हैं हिंदी के उपसर्गों पर, हिंदी के उपसर्गों पर। ठीक है, हिंदी के उपसर्गों के बाद अपन अरबी फारसी के उपसर्ग पे आएंगे। तो हिंदी की यदि उपसर्ग की बात करें तो छोटा आ। अब आप लोग यहीं पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले छोटा आ ही दे दिया, वो इसीलिए रखा गया है ताकि कंफ्यूज ना हो कि संस्कृत के उपसर्ग में बड़ा आ आता है और हिंदी के उपसर्ग में छोटा आ आता है। इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है। बस एक के संग में ही प्रश्न आता है, ये भी सुन लीजिए, आ और बड़ा आ के साथ में। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हिंदी के उपसर्ग की हम बात करते हैं। जब छोटे आ की बात आती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? अभाव या निषेध। क्या हो जाता है दोस्तों? अभाव या निषेध, अभाव या निषेध। इसको हम क्या बोलेंगे? अछूता, अथाह और अटल। अछूता, अथाह, अटल। अब छोटा आ लगा दिए, अछूता जिसे छुआ नहीं जाए, अथाह जिसकी कोई था ही ना हो, अटल बिना टले या बिना रुके सीधा चलता चले। तो आ जो शब्द है एक तरीके से वो नकारात्मकता का भी परिचय देता है और अभाव का भी परिचय देता है। तो ये किस में है? हिंदी के उपसर्गों में है। अब आ से यदि आप लोगों को मालूम हो तो एक आध आप लोग बता दीजिए। बताइए, याद करिए। हिंदी की यदि हम उपसर्गों की बात करेंगे दोस्तों तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। संस्कृत के उपसर्ग अपन ने कितने देखे थे? 21। याद रखिए कहीं कहीं ये संख्या 22 भी आती है। ऑप्शन में आता है 21 से 22, किससे? 22। तो यही वाला जो ऑप्शन होगा उसी को आप सही करके आइएगा। ठीक, हिंदी के उपसर्गों की संख्या 12 होती है। आ उपसर्ग पे अपन ने चर्चा कर ली। अब आते हैं अन पे। अन का भी मतलब होता है अभाव और निषेध। जैसे अनमोल, अनबन या अनपढ़। अनबन या अनपढ़, अन हो गया अलग कर दो तो पढ़ अलग हो गया, अनबन हो गई, अनमोल हो गया। कु भी होता है, कु का मतलब होता है बुरा। तो इसका क्या होगा? कुचैला, कुचाल, सॉरी माफ करिए, कुचाल यानी गलत चाल, बुरा हो रहा है ना। कुचैला या कुचक्र, कहते नहीं है समय का कुचक्र चल रहा है, यानी समय सही नहीं चल रहा, विपरीत समय चल रहा है। और कुचैला, ये सब एक तरीके से देखे जाए तो हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर उसके बाद आता है दू।
दू का मतलब होता है कम या बुरा, क्या होता है, कम या बुरा। तो दुबला कमजोर हो गया, दुलारा है ना, दुधारू यानी दो एक तरीके से दुधारू गाय है ना। इसी प्रकार होता है सु, सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा। तो क्या होगा, सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल। क्लियर, सु, अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। चलिए हिंदी के उपसर्गों को एक लाइन से अपन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे आ, अन, कु, दू, नी, उ, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, अध, उन, पर, बिन। देखिए हम लोगों को तो पढ़ाते पढ़ाते अब एक तरीके से अभ्यास इतना हो गया कि वो सब हिंदी के उपसर्ग हों चाहे संस्कृत के उपसर्ग हों वो रट चुके हैं, है ना। अब मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे उपसर्ग देता हूं जिनको आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सू तक अपन लोगों ने कर लिया है। अब सू के आगे यहां पर अपन देखते हैं कौन कौन से हैं वो। चलिए सू तक हो गया था, सू तक। चलिए नी, एक एक उदाहरण में आपको बता दूंगा। नी, फिर है ओ, फिर है भर, ठीक, नी, ओ, भर, सू हो चुका है। फिर अध, उन, पर, बिन, अध, उन, पर, बिन। क्लियर, अध, उन, पर, बिन। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ये हैं। इनको देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच और सात कितने हो गए, पाँच पाँच 10 11 12, 12 हो गए। ठीक है, हिंदी में उपसर्ग कितने हो गए, 12। अब ये याद रखिएगा 12 इसमें उपसर्ग हैं, इनके आप लोग बताइएगा। एक एक उदाहरण आपका है तो लिख देता हूँ। जैसे कि नी है, तो नी का निगोड़ा, एक ही एक लिखूंगा, अगर ज़्यादा लिख दिए तो उन्हीं में से आ जाता है, फिर आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। निगोड़ा। औ, औ से बताइए, अवगुण, अवगुण, बुरे गुण, है ना। भर, भरशक, भरशक। एक और आ रहा होगा, भरपेट। अध, अध से क्या होगा, अधपका, अधपका। उन से 29, 29, 29 में गलत कराते हैं, बार बार आता है दोस्तों ये वाला प्रश्न। 29 में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग उन उपसर्ग है, गलत कराते हैं लेकिन सब, जैसे 29, 39, 59, 69 वो सब हैं। अब जैसे पर, तो परलोक, परलोक। और बिन, तो बिन में कैसा आएगा, बिन व्याहा, बिन बादल, तो बिन व्याहा। क्लियर। अब इसको आप लोग बताइएगा, जो भी हो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उसकी अपने घर पर ही, तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। क्या सीखना है, हिंदी के उपसर्ग की संख्या 12 है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, आ छोटा और बड़ा आ, इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बड़ा आ है वह संस्कृत का उपसर्ग है, छोटा आ है वह हिंदी का उपसर्ग है, और दोनों का अलग अलग मतलब होता है। क्योंकि छोटे आ का जहाँ मतलब अभाव और निषेध है, वहीं पर यदि हम बड़े आ की हम बात करेंगे तो बड़े आ का मतलब होता है तक और समेत। बड़े आ का मतलब क्या होता है, तक समेत। क्लियर। इसमें उपसर्गों की संख्या 21 है। तो उपसर्ग में हमने दो को अच्छे से देख लिया, इनकी संख्याएं देख ली, इनको कर लिया। अब उदाहरण आपको घर पे अपने करना है प्रैक्टिस के तौर पर। अब अपन तीसरे पे आते हैं, अरबी फारसी, फारसी के उपसर्ग। इनमें कोई समस्या नहीं आती, ये बहुत सरल हैं और इनकी कोई संख्या निश्चित भी नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी सारे होते हैं। तो अरबी फारसी के, अंग्रेजी के और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव जो अपन लास्ट में देखेंगे। तो अरबी फारसी के उपसर्गों को थोड़ा देखें तो सबसे पहले उपसर्ग होता है कम। अब देखिए ये जो शब्द है ये एक तरीके से अरबी शब्द है, कम, खुश, गैर। देखिए ये हम लोग को याद हो जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे याद करते हैं, जैसे कम, खुश, गैर, दर, ना, बबाद, बे, बिला, सर, हम, हर, सर, हम, हर। इस तरीके से हम लोग इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। हालांकि अरबी फारसी के उपसर्ग याद करने की आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं, चूंकि हम लोग को पढ़ाना होता है इसलिए हम लोग को याद होते हैं। तो क्योंकि ये शब्द ही ऐसे होते हैं, कमजोर, कम वक़्त, कम अक्ल, खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, ये आप लोग अपने आप देख के समझ जाएंगे कि अरबी फारसी शब्द हैं। चलिए अपन अपन देखते हैं ना अरबी फारसी शब्दों में। अब अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं जैसे कम, तो कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा या हीन। क्या होगा, थोड़ा या हीन। तो क्या होगा, कमजोर, कम बख्त और कम अक्ल।
कमजोर, कम वक़्त और कम अक्ल। खुश, खुश का मतलब अच्छा है भैया, तो खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल। गैर का मतलब होता है निषेध। गैर का मतलब क्या होता है दोस्तों? निषेध। तो क्या हुआ? गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, है ना, गैर मुल्क, गैर मुल्क। बा का मतलब होता है सहित। बा का मतलब सहित, तो बाकायदा, कायदे से सह रहित, मतलब कायदे सहित काम करिए तो कहते हैं बाकायदा काम करो। बा इज्जत, इज्जत सहित। बा अदब, अदब के साथ में। बा मौक। तो ये जितना होता है ये सब अरबी फारसी के एक तरीके से देखे जाएं तो उपसर्ग हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं, चलिए और देख लेते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। इन्होंने कौन कौन से देखे हैं? कम, खुश, गैर और बा, है ना। और होते हैं दर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं यहां लिखता हूं ऊपर, दर। ठीक है, फिर इसके एक एक उदाहरण देखेंगे। दर, बड़ा ना, बड़ा ना। बा, ये छोटा बा है, याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा बा यहां आ चुका है। फिर होगा बद, 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 बे, बिला, बद बे बिला। ठीक, बद बे बिला। और ला सर हम हर ला सा हम हर। ठीक, अब अपन देखते हैं दर। अगर दर में अपन देखें उपसर्ग के रूप में तो कैसा आएगा? दरअसल, दराकीत, है ना, दराचल। ना को यदि देखेंगे, बड़े वाले ना को, तो क्या आएगा? नापसंद, नापसंद। एक एक बताऊंगा दोस्तों, फिर आप लोग अपने मन से घर पे प्रैक्टिस करिएगा। बा का क्या होगा? बनाम या बदौलत, बनाम या बदौलत, बदौलत। बद को देख लिया जाए, बद में क्या आएगा? बद में यदि देखेंगे तो क्या आएगा? बदमाश, बदमाश, बदमाश। बुरा, बद का मतलब होता है बुरा। अब आता है बे, तो बे में क्या आएगा दोस्तों? बेईमान। ये सब अरबी फारसी शब्द हैं, बेईमान, है ना। बिला, बिला का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बिना, तो बिला वजह या बिला शक, बिला वजह, बिला वजह। अब आता है बड़ा ला, तो ला में क्या होगा? लापरवाह। एक एक है दोस्तों, बाकी आप लोग अपने मन से घर पर करिए। लापरवाह, है ना। अब देखते हैं सा, है ना, सर, सर है ये। सर में यदि देखा जाए तो सरताज या सरदार, सरताज। हम में क्या होगा? हमदम। हर में क्या होगा? हर दिन या हर साल, हर दिन। ठीक, तो ये हो गए अपने कौन से दोस्तों? अरबी फारसी के उपसर्ग। चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। सब, सब का मतलब होता है अधीन या नीचे। इनको तो आप लोग वैसे ही कर लेंगे, तो इस पर अपन ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं है। सब का मतलब होता है अधीन या नीचे, तो सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। बहुत सारे लोगों की इच्छा है सब इंस्पेक्टर बनने की, है ना, सब इंस्पेक्टर। दरोगा जी। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है दोस्तों सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, है ना, डिप्टी एसपी, उसको डीवाईएसपी बोल देते हैं ना। वाइस का मतलब भी होता है सहायक, तो वाइस राय, वाइस चांसलर। आप लोगों ने देखा होगा वाइस राय भारत का था, तो जब पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर वो वाइस राय हो गया था, यानी कि वो सहायक हो चुका है। इसका सहायक है, वो एक तरीके से कंपनी का सहायक है या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो भारत में है। क्लियर, यानी कंपनी भारत पर नहीं है, यानी कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत पर एक तरीके से अपने बंदे को रखे हुए है या अपने आदमी को रखे हुए, वही वायसराय है उनका प्रतिनिधि बनकर। सुल्तान समझते हैं ना, सुल्तान को भी एक तरीके से सहायक ही कहा जाता है। जनरल, जनरल को हम क्या बोलते हैं? प्रधान। फिर जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो अंग्रेजी के जो उपसर्ग होंगे इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे से बिल्कुल सही डिफरेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। उपसर्ग अधः बराबर नीचे। अब देखिए अधः, अधः का जो मतलब होता है दोस्तों
वो होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। अब इससे जो निकल रहे हैं उनको अपन देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा देखिएगा दोस्तों, है ना। जैसे अधः पतन, अधोगति। सुनिएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे आ गया और इसमें कैसे आ गया? तो भैया यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के नियम के अनुसार विसर्ग संधि देखिएगा, मैंने उसके पूरे नियम बताए थे, इसीलिए मैंने उनको पहले बता दिया था। अगर मैं उपसर्ग आपको पहले बता देता तो आप लोग कहते कि ये यहाँ पर कैसे आ गया यार, आधा कैसे आ गया। अब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि भैया यहाँ पर विसर्ग क्यों आया। क्योंकि अधो गति, यहाँ पर भी विसर्ग ही है, लेकिन विसर्ग का चूंकि नियम का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया है, तब हम अधोगति लिख रहे हैं। यहाँ भी हो गया है तो अधोमुखी लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ विसर्ग के नियम का पालन नहीं हुआ, इसीलिए इसको पूरे विसर्ग में लिख रहे हैं। एक और लिख लीजिए, अधोलिखित। अधोलिखित, अधोलिखित। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार अंतः। तो अंतः में क्या है? भीतरी। भीतरी, अंतः मतलब भीतरी होता है, तो अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अब देखिए आप कहेंगे सर दो में समझ में आ गया, तीन में क्या समस्या आ गई? तो भैया विसर्ग का नियम इसमें लग गया, है ना। अंतः का मतलब क्या होता है? भीतरी। तो अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन और अंतर्देशीय। क्लियर? इसी प्रकार चिर में आते हैं। किसमें? चिर में। चिर का मतलब एक तरीके से होता है दोस्तों बहुत देर। क्या होता है? बहुत देर। चिरंजीवी भव, बहुत दिनों तक जीवित रहें, मतलब जीवित रहें। इसी प्रकार चिर कुमार, है ना, चिरकाल और चिरायु। और क्या? चिरायु। तो इन सब में क्या है दोस्तों? चिर है। क्या है? चिर, याद रखिएगा। एक होता है सत। सत का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाता है? सच्चा। क्या हो जाता है? सच्चा। तब क्या होगा? सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य, सभी सही सही चीजें होंगी। देखिए, सत्कर्म, सज्जन। और यहाँ पर जो संस्कृत के अवयव जैसे है ना, तो यहाँ पर संधियों का प्रयोग होगा, यानी कि उनके जो नियम, जहाँ नियम है तो नियम लगेंगे, लेकिन सभी में नियम लगे ये कोई कंफर्म नहीं होता, है ना। खास तौर पर संस्कृत वालों में ही नियम लगते हैं, ये शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ आपको। पुरा, पुरा में देखिए तो पुरातन हो गया। पुरा का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो पुराना, है ना, पुरातन यानी पुराना, पुराना। पुरातन हो गया, पुरातत्व हो गया, पूरा व्रत हो गया, पूरा व्रत हो गया। इसमें दोस्तों कुछ और आते हैं, जैसे कि सम, और एक होता है सह। सम, सह। दो और होते हैं दोस्तों, पुनर और बहिर। इनसे प्रश्न आ जाते हैं, पुनर और बहिर। इन दोनों रा में ध्यान से रखिए हलंत लगा हुआ है। सम, सह, पुनर, बहिर। तो सम में यदि आए तो समान या समकालीन होता है ना, समकालीन, समकालीन, समदर्शी, समदर्शी। सह, सह में क्या होगा? साथ, यानी सहकर या सहपाठी, सहकर या सहपाठी, सहपाठी। पुनर, पुनर में क्या होगा देखा जाए तो जैसे पुनर्जन्म और पुनर्लेखन। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, अब ये देखिए, ये जो रेप यहाँ चढ़ा दिया हूं तो बताना चाहिए ना कि यहाँ आएगी। नाम में कभी नहीं आएगी, उसके आगे वाले शब्द में आती है। तो पुनर्जन्म और पुनर्लेखन, पुनर्लेखन। बहिर, बहिर में क्या होगा? बहिर्गमन और बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। क्लियर? एक होता है बहिर्गमन। तो ये हमारे हो गए दोस्तों क्या? उपसर्ग, जो कि एक तरीके से देखे जाए जो अवयव के रूप में संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, तो वो हो गए। तो अपन लोगों ने 5 देखे। सबसे पहले देखे संस्कृत के उपसर्ग, फिर हम लोगों ने देखे हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के, इंग्लिश के, और उसके बाद में देखे जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव थे।
उपसर्ग में आपके जो प्रश्न है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ये वाले उपसर्ग जो हैं वो क्लियर नहीं हुए होंगे, क्योंकि या तो उन्होंने संधि नहीं पहले पढ़ रखी है, या फिर थोड़ा बहुत यदि उपसर्ग पढ़ रखा होगा तो उनको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है। मैंने आप लोगों को जो जो उदाहरण के लिए दिए हैं तो उनको आप लोग घर पे अपने शब्द बनाइएगा। निश्चित रूप से उन शब्दों का आप हमेशा प्रयोग करते हैं और वो आप लोगों के पास में आ जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसके बाद जो क्लास आएगी वो प्रत्यय की आएगी, और प्रत्यय की अपनी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद अपन पटवारी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाने लगेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मिल